ये स्टोरी मोरेमेरा में शाओलिन से शुरू होती है। जंगल के बीचों बीच बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। उनके बीच एक टेम्पल था जिसके शांत हॉल में मास्टर मुसान बैठे थे, जिन्हें लिविंग बुद्धा माना जाता था। उनके सामने एक यंग हिस्टोरियन बैठी थी। वो हिस्टोरियन वी यॉन हो के बारे में जानना चाहती थी ताकि वो हिस्ट्री रिकॉर्ड कर सके। मास्टर मुसान ने वी यॉन हो यानी रेडिएंट मार्शल सोवरेन को याद करते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वी यॉन हो ही एक बहुत ही बेनोवलेंट, दयालु और नेक इंसान था। ऐसा लगता था जैसे खुद बुद्ध ने उसे दुनिया में भेजा हो। नोट्स बनाते समय हिस्टोरियन ने कहा कि ये वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। फिर उसने मास्टर मुसान से पूछा कि वी यॉन हो अपने एवरीडे लाइफ में कैसा था। मास्टर ने वी यॉन हो के डेली बिहेवियर और अपीयरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो रेस्टलेस हो गए। उनका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से बिगड़ गया और फाइनली वो चिल्ला पड़े कि मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर हिस्टोरियन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। वो शॉक में उन्हें देखने लगी, इस सडन आउटबर्स्ट से कंफ्यूज होकर, और डिसबिलीफ में पूछा कि उन्होंने क्या कहा। कुछ समय बाद हुबई के पिंग क्लैन में उसी यंग हिस्टोरियन को एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर फेंक दिया गया। वो जोर से गिरी और उसका सारा सामान आसपास बिखर गया। हॉल के अंदर से क्लैन के सुप्रीम एल्डर पिंग डॉगो गुस्से में तमतमाते हुए बाहर आए। वी यॉन हो का नाम सुनते ही उनकी आवाज बादलों की तरह गरजने लगी। वो क्लियरली बहुत गुस्से में थे। उन्होंने हिस्टोरियन को घूरा और वी यॉन हो को एक वर्थलेस और घटिया इंसान कहा और सवाल किया कि उस जैसी लड़की की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। अपने गुस्से में पिंग डॉगोक ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि नमक का पूरा बोरा लाओ और चारों तरफ छिड़क दो, जैसे कि वो हिस्टोरियन की प्रेजेंस से उस जगह को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हों। वो यंग हिस्टोरियन, जो अभी भी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड थी, डिसबिलीफ में बस वापस चिल्ला पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेंग डॉगोक यॉन हो का नाम सुनकर इतने गुस्से में क्यों थे। आखिरकार वी यॉन हो को रेडिएंट मार्शल सोवरेन के नाम से जाना जाता था। वो एक लेजेंडरी फिगर थे जिन्होंने केओस के एरा को खत्म किया था। अ ट्रू जेंटलमैन और महान आदमी। दुनिया भर में लोग उन्हें शिवेलरी के एक रिनाउंड वॉरियर के रूप में याद करते थे। कुछ उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम कहते थे, तो कुछ उन्हें हिस्ट्री का सबसे महान वॉरियर मानते थे। लेकिन इतनी फेम के बावजूद उनके नाम के आसपास एक अजीब सी साइलेंस थी। ज्यादातर लोग उनके बारे में डायरेक्ट बात करने से बचते थे। इसी वजह से ये यंग हिस्टोरियन क्यूरियोसिटी और अपनी ड्यूटी के जलते सच का पता लगाने के लिए डिटरमाइंड थी। उसका मानना था कि हिस्ट्री के छुपे हुए पहलुओं को रिकॉर्ड करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कितने ही गहरे क्यों न दबे हों। अपनी बुक्स और टूल्स लेकर वो डिटर्मिनेशन के साथ भागी, ये सोचते हुए कि शायद आज उसे पता चल जाएगा कि वी यॉन हो की कहानी पर इतनी खामोशी क्यों है। इसके लिए वो जंगल के बीच में टूटे फूटे घरों वाली जगह पर एक इंसान से मिलने गई। बेगर सेक्ट का एक फटेहाल बूढ़ा आदमी, जिसे डिवाइन मैड डॉग कहा जाता था। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसा। उसने हिस्टोरियन का मजाक उड़ाया कि कैसे उसे शाओलिन और पेंग क्लैन दोनों जगह से भगा दिया गया है। यंग हिस्टोरियन ने माना कि यह सच है कि जहां भी वो गई, वी यॉन हो का मैम लेते ही उसे वही कोल्ड और होस्टाइल रिएक्शन मिला। वो बूढ़ा बेगर हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि लोग वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे। उसकी बातें सुनकर हिस्टोरियन कंफ्यूज हो गई और एक्सप्लेनेशन मांगने लगी। तब उस बेगर एल्डर ने उसे एक 100 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। 100 साल पहले ग्वांगडोंग के वी क्लैन में एक लड़का था जिसे सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन माना जाता था। वो लड़का कोई और नहीं, वी यॉन हो ही था। 12 साल की उम्र में वो अपने बेड पर आलसियों की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन तब भी वी यॉन हो बस एक ही सपना देखता था। वो ग्रेटेस्ट अंडर द हेवेंस बनना चाहता था। वो एक मार्शल क्लैन में पैदा हुआ था जहां उसे वॉरियर्स की टीचिंग्स और कोड ऑफ ऑनर के साथ बढ़ा किया गया था। इस अपब्रिंगिंग की वजह से उसे पता था कि टॉप पर पहुंचने का सबसे फास्ट रास्ता क्या है, और वो रास्ता था कड़ी मेहनत। वी यॉन हो का मानना था कि इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना एफर्ट के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए एफर्ट ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता था। लेकिन इतनी स्ट्रांग विल होने के बावजूद एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब भी यूनहो शुरू करने का सोचता, वो हमेशा खुद से यही कहता कि आज स्टार्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। योनहो चुपचाप अपने बेड पर बैठा गोल्डन सन को होराइजन के पीछे ढलते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिख रही थी जब वो अपने रास्ते के बारे में सोच रहा था। पर अचानक वो पलटा और बेड पर लुढ़क गया। ट्रेनिंग करने के बजाय उसने रिग्रेट के साथ एक लंबी सांस ली, ये सोचते हुए कि आज वो दिन होना चाहिए था जब वो बेस्ट बनने की बुनियाद रखता। लेकिन क्योंकि दिन खत्म हो चुका था, उसने खुद को आराम करने के लिए समझा लिया और प्रॉमिस किया कि वो पक्का कल शुरू करेगा।
वो एक लेजी ग्रिन के साथ नींद की वादियों में खो गया, इस बात से अनजान कि कोई उसके कमरे में आ चुका है। दरवाजे पर एक लंबा सा फिगर चुपचाप खड़ा उसे खर्राटे लेते हुए देख रहा था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक भारी आवाज आई, जिसने योनहो को उठने का ऑर्डर दिया। अभी भी आधी नींद में वी योनहो कुछ बड़बड़ाया और तकिए पर लार टपकाने लगा। उसे सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं था। वो अभी भी सिकुड़ कर सोया हुआ था जब उस बुजुर्ग आदमी की आवाज बिजली की तरह गरजी, उसे उठने की डिमांड करते हुए। चौंक कर यॉनहो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी नींद तैर रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक आलसी सी मुस्कान दी। उसके सामने खड़े थे सख्त स्वभाव वाले वी जोंग हान, ग्वांगडोंग के वी क्लैन के लीडर, एक सम्मानित तलवारबाज, और यॉनहो के पिता। उन्होंने तेज नजरों से यॉनहो से पूछा, तुझे पता है अभी टाइम क्या हुआ है? यॉनहो ने बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया कि मैंने सूरज को देखा था, क्योंकि वो अभी भी ढल रहा था, इसलिए उसे लगा आराम करने में दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वी जोंग हान का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कितने दिनों से अपने कमरे में बंद है। यॉनहो ने सिर खुजाते हुए अंदाजा लगाया, शायद 2 दिन या 3, लेकिन मुझे लगता है 2 ही दिन हुए हैं। इतना सुनते ही वी जोंग हान की आवाज गूंज उठी। उन्होंने कहा, 4 दिन हो गए हैं निकम्मे लड़के, पूरे 4 दिन से तुम बस कंबल में लिपटकर लोटपोट हो रहे हो। इतने दिनों से लेटे पड़े हो, क्या तुम्हारी पीठ नहीं दुखती? 3 दिन में तो भालू भी पसीने से परेशान होकर करवट बदल देता है। थोड़ी देर बाद यॉनहो शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला कि वो बीच बीच में उठ जाता है, इसलिए पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी जोंग हान उसके बिल्कुल पास झुककर घूरने लगे। यॉनहो घबराकर ऊपर देखने लगा, पता नहीं अब क्या होगा। अपनी सफाई में यॉनहो बोला कि उसने ट्रेनिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब भी आंख खुलती सूरज डूब रहा होता था। फिर वो चालाकी भरी मुस्कान से बोला, जब सूरज डूब जाए तो सोने का टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन कर लूंगा। ये सुनते ही वी जोंग हान का सब्र टूट गया। उन्होंने दहाड़ते हुए उसे नालायक कहा और गुस्से में यॉनहो को कंबल समेत उठाकर जमीन पर पटक दिया। वी जोंग हान चिल्लाते हुए बोले, आज तेरी ये निकम्मी आदत मैं जड़ से निकाल दूंगा। गुआंगडोंग वी परिवार के विशाल घर के बाहर सूरज लालिमा बिखेरते हुए नीचे डूब रहा था, जबकि उनके गुस्से की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। सीन बदलता है। ग्वांगडोंग वी क्लैन के ऑफिस में क्लैन हेड वी जोंग हान अपने माथा पर हाथ रखे भारी सांस भर रहे थे। तभी एडमिनिस्ट्रेटर जो बैन अंदर आए और जोंग हान से पूछा, क्या आप फिर से दूसरे यंग मास्टर की ही चिंता कर रहे हैं? क्लैन हेड ने माना कि उन्हें किसी और की चिंता नहीं है। जो बैंग ने दिलासा देने की कोशिश की कि लड़का टाइम के साथ मैच्योर हो जाएगा, लेकिन जोंग हान खुद को दोष देने लगे। उनकी यादें पुरानी घटनाओं की तरफ चली गईं। सालों पहले जब यॉनहो सिर्फ 2 साल का था, तब वी जोंग हान मार्शल डुअल यात्रा पर निकल गए थे। क्लैन गेट पर उनकी पत्नी हान सांग एक खड़ी थीं। उनके बच्चे वी सान हो, छोटा यॉनहो, और पेट में पल रहा तीसरा बच्चा वी सुरयान। जोंग हान ने सोचा था कि ये यात्रा सिर्फ 2 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन रास्ते में इतने हादसे, इतनी लड़ाइयां मिली कि सफर 2 साल का नहीं, 8 साल लंबा हो गया। जब वो घर लौटे, उन्होंने राइटियस चिवलरस स्वर्ड्समैन का सम्मान तो पा लिया था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। घर वापस आते ही उन्हें एहसास हुआ कि सब बदल गया है। उनकी पहले कोमल स्वभाव वाली पत्नी अब बाघिन जैसी तेज हो चुकी थी और उनकी नाराजगी साफ थी। और वो बेटा, जिसे वो शांत स्वभाव का मानकर गए थे, अब एक आलसी सुस्त लड़का बन चुका था जो दिन भर यूं ही समय बर्बाद करता था। क्लैन हेड बस भारी मन से सांस भर पाए, लेकिन जो बैंग ने उन्हें उम्मीद दिलाई। उन्होंने कहा कि अभी भी रास्ता बाकी है। चिंतित जोंग हान ने पूछा, कौन सा रास्ता? जो बैंग ने रहस्यमय अंदाज में कहा, वो जल्द ही वापस आने वाला है। ये सुनकर पहले तो क्लैन हेड थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर उन्हें याद आ गया। एक्साइटमेंट के साथ जो बैंग चिल्लाया कि 3 साल बाद वो लड़का फाइनली एकेडमी से वापस आ रहा है। ये सुनकर क्लैन हेड का चेहरा उतर गया और उन्होंने बड़बड़ाते हुए वी यॉनहो का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो बिगड़ैल ब्रैट अब फाइनली किसी का सामना करेगा। सिर्फ एक ही इंसान था जिससे यॉनहो सच में डरता था, और वो था ग्वांगडोंग के वी क्लैन का एल्डेस्ट सन वी सानहो। जब सानहो यॉनहो के पास पहुंचा तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही यॉनहो घबराहट में कांपने लगा, ये सोचते हुए कि उसे अचानक चिल्स क्यों महसूस हो रहे हैं। पीछे मुड़ते ही वी यॉनहो ने उसे पहचान लिया और नर्वसली आवाज में कहा, ब्रदर। सानहो ने उसे एक अथॉरिटी के साथ देखा और पूछा कि तुम कब से सो रहे हो। यॉनहो बुरी तरह हकलाने लगा और नर्वस होकर उल्टा पूछ बैठा कि आप कब आए। सानहो ने अपने भाई यॉनहो को देखा और सख्ती से कहा कि सवाल पहले उसने पूछा है। यॉनहो, जो काफी नर्वस फील कर रहा था, अपना सिर खुजलाने लगा और हिचकिचाया। सानहो की शार्प आईज ऐसे सिकुड़ गईं जैसे वो उसके आर पार देख रही हों।
ये देखकर योनहू पैनिक हो गया और जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। वो चिल्लाया कि जैसा सानहू सोच रहा है वैसा नहीं है। उसने बताया कि उसने सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग की थी। मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गया था, बस इसलिए क्योंकि मैं थक गया था। सच में ये सच है। अंदर ही अंदर योनहू खुद को कोस रहा था कि उसका भाई आखिर वापस आया कब। सानू एकदम काम रहा और पूछा कि क्या उसने सच में ट्रेनिंग की थी। योनहू ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया, एकदम डेस्परेटली। तभी सान्हो ने एक मोमबत्ती की तरफ इशारा किया और उसे अपनी टेक्निक यूज करके उसे दो हिस्सों में काटने को कहा। यह सुनकर योनहू को शॉक लगा और वो बस कंफ्यूजन में उसे देखता रह गया। सान्हो की नजरें उस पर जमी हुई थीं। उसने कहा कि वो देखना चाहता है कि इन 3 सालों में जब वो दूर था योनहू ने कितना इम्प्रूव किया है। योनहू उस मोमबत्ती के सामने खड़ा हो गया, हाथ में अपनी तलवार पकड़े, लेकिन वो बहुत नर्वस था। उसके पीछे सान्हू अपने हाथ बांधे बड़े गौर से देख रहा था। योनहू हिचकिचाया, अपना सिर खुजलाते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सान्हू ने उसे अर्ज किया और कहा चलो आगे बढ़ो। फिर भी योनहू काफी अनईजी दिख रहा था। वो धीरे से बोला कि हम लोग कमरे के अंदर हैं और ऐसे तलवार घुमाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन सान्हू ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि किसी भी खतरे को वो हैंडल कर लेगा। उसने डिमांड की कि योनहू अपनी स्किल्स दिखाए। ना चाहते हुए भी योनहू मान गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और खुद से फुसफुसाया कि बस यही मौका है। उसने चलते हुए अपनी तलवार घुमाई। ब्लू एनर्जी की एक लकीर ब्लेड के पीछे पीछे हवा को चीरती हुई निकली। योनहू तलवार नीचे करके खड़ा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका चेहरा एकदम ब्लैंक था, जैसे उसे खुद यकीन नहीं था कि उसने कैसा परफॉर्म किया। योनहू ट्रेनिंग हॉल में उस जलती हुई मोमबत्ती के सामने खड़ा था। उसने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, और तलवार पे अपनी पकड़ मजबूत की। तेज मूवमेंट्स के साथ उसने लगातार कई बार किए। उसकी तलवार एनर्जी से चमक रही थी। सान्हू जो थोड़ी दूर से देख रहा था, वो योनहू की इस अचानक स्किल को देखकर हैरान रह गया। योनहू ने अपनी टेक्निक का नाम चिल्लाया, स्वॉरिंग ड्रैगन, और पूरी ताकत से वार किया। उसके वार की ताकत से हवा में लहरें उठ गईं। हालांकि योनहू ने घबराते हुए मोमबत्ती की तरफ देखा, वो अपना निशाना चूक गया था। उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ खुद ही एडमिट किया कि उसने सब मैसअप कर दिया है। ये देखकर सैनहो ने फर्मली बात की और यानहो को याद दिलाया कि 3 साल बीत चुके हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि इतना लंबा समय एक स्वॉट टेक्निक को मास्टर करने और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए काफी होना चाहिए था। लेकिन अब यानहो को देखकर उसने पॉइंट आउट किया कि इंप्रूव होने के बजाय यानहो 3 साल पहले से भी बेकार हो गया है। जैसे ही बाहर रात हुई, एटमॉस्फेयर भारी हो गया, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट और एक अनस्पोकन प्रेशर का भार था। फिर फैमिली खाने के लिए एक साथ इकट्ठी हुई, टेबल पर नीटली रखे डिशेस शेयर करते हुए। माहौल वार्म लग रहा था, लेकिन यानहो अंदर से अनईजी फील कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ खाना खाने से पक्का उसे इनडाइजेशन हो जाएगा, और वो इस बात को लेकर सर्टेन था। खाने के दौरान क्लैन हेड ने सैनहो से उसकी मार्शल आर्ट एकेडमी लाइफ के बारे में पूछा। सैनहो ने कामली रिप्लाई किया कि सब ठीक था। जब पूछा गया कि क्या उसे कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, तो उसने एक्सप्लेन किया कि हार्डशिप्स तो नेचुरल हैं, उनके बिना तो वो ट्रेनिंग ही नहीं होती। उसका मानना था कि स्ट्रांग बनने और खुद को ओवरकम करने के लिए चैलेंजेस जरूरी हैं। क्लैन हेड ने भारी मन से सैनहो को देखा और कहा कि उसने अपनी एब्सेंस में जरूर बहुत सफर किया होगा। लेकिन सैनहो ने जेंटली उन्हें याद दिलाया कि ये क्लैन हेड ही थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक दूर रहकर ज्यादा सहा था। आखिर में क्लैन हेड ने सैनहो से पूछा कि क्या कोई और इशू है जिससे डिस्कस करना है। ये सुनकर सैनहो ने धीरे से अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए, सिग्नल देते हुए कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। उसने ऊपर देखा, उसका एक्सप्रेशन सीरियस था, और उसने एडमिट किया कि एक मुद्दा है जो वो सामने लाना चाहता है। टेबल पर बैठे बाकी लोग क्यूरियस होकर उसकी तरफ मुड़ गए। उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात है। एक हेवी लुक के साथ सैनहो ने रिवील किया कि यह बात यानहो के बारे में है। ये सुनकर क्लैन हेड सरप्राइज रह गए। यानहो की माँ भी हैरान थी, उनकी आंखों में चिंता थी। यानहो खुद एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसका चेहरा शॉक और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। सोच रहा था कि उसके बारे में क्या बात हो सकती है। यानहो को लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी सैनहो ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि यानहो को उसकी मार्शल आर्ट एकेडमी ले जाना होगा। ये सुनते ही यानहो की आंखें डिसबिलीफ में फटी की फटी रह गईं। वो अंदर ही अंदर चिल्लाया, जो उसने अभी सुना था उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बैगर एल्डर ने यंग हिस्टोरियन को बताया कि मूसान और पैंग डोगोक जैसे ग्रेट मास्टर्स भी सिर्फ वी यानहो का नाम सुनकर रेस्टलेस और गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि यानहो की एकेडमी की जर्नी वही वक्त था जब यानहो का महान इतिहास शुरू हुआ था। उस समय कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो आलसी लड़का, जो अक्सर अनइंटरेस्टेड और स्लगिश दिखता था, एक दिन पूरी दुनिया हिला देगा।
जब यानहो घोड़े पर सैनहो के पीछे जा रहा था तो उसका केयरफ्री नेचर साफ दिख रहा था। फोकस करने के बजाय उसने कैजुअली सैनहो को आवाज लगाई और पूछा कि क्या वे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर रुककर रेस्ट कर सकते हैं। उस दिन यानहो को जबरदस्ती एकेडमी जाना पड़ा, भले ही वो वहां जाना नहीं चाहता था। उसकी फैमिली थोड़ा रिलक्टेंट फील कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। उसकी छोटी बहन वी सूर्योन जोर जोर से रोने लगी और भीख मांगने लगी कि वो ना जाए। आंखों में आंसू लिए उसने हाथ बढ़ाया। वो अपने भाई से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन क्लैन हेड ने उल्टा उसे एनकरेज किया, चिल्लाते हुए कहा कि एक मर्द बनकर वापस आओ। उसकी मां ने उसे केयरफुल रहने और सेफली वापस आने को कहा। जैसे ही यानहो घोड़े पर निकल गया, उसकी बहन रोती रही, उसे ना जाने के लिए आवाज लगाती रही। यानहो ने हाथ हिलाया और कहा कि चिंता मत करो, वो वापस आएगा। हालांकि क्लैन हेड ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन गुस्से में उनकी वाइफ ने उन्हें हंसना बंद करने को कहा और फिर अपनी फैमिली को पीछे छोड़ते हुए यानहो अपने भाई सैनहो के साथ अकेडमी की तरफ अपने नए रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत में तो ये जर्नी काफी स्मूथ लग रही थी, कम से कम सैनहो के पर्सपेक्टिव से। वो पूरे स्टेडी पोस्चर के साथ एकदम शांत और कंपोज्ड होकर घोड़ा चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ यानहो उसके पीछे स्ट्रगल कर रहा था। घोड़े पर वो पूरे डिस्कम्फर्ट में झुका हुआ था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और वो दर्द से करा रहा था, ये सोचते हुए कि उन्हें और कितना दूर जाना है। जब उसने पूछा तो सैनहो ने जवाब दिया कि अभी 10 दिन और लगेंगे। ये सुनकर यानहो शॉक रह गया और डिसबिलीफ में चिल्लाया, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक इस राइड को झेलने की इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सैनहो ने पॉइंट आउट किया कि अगर यानहो ने ढंग से राइडिंग की होती तो ये जर्नी 5 दिनों में ही खत्म हो सकती थी। लेकिन यानहो ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि उसने पहले कभी घोड़ा नहीं चलाया है। सैनहो ने उसे कोल्डली याद दिलाया कि वो ठीक से ट्राई भी नहीं कर रहा है। कंप्लेन करते हुए यानहो ने रेस्ट करने की भीख मांगी, ये कहते हुए कि सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ और पेनफुल है। उसकी कमर टूटी जा रही है और उसकी बॉडी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसने आगे एक पेड़ की तरफ इशारा किया और इंसिस्ट किया कि देखो, वहां कुछ अजनबी लोग भी एग्जॉशन की वजह से सड़क किनारे लेटे हुए हैं। जैसे ही सैनहो ने उस पेड़ को देखा, उसकी शार्प आइज बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। वो रुका और नीचे उतर गया। यानहो ने देखा कि उसका बड़ा भाई रुक गया है और उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। कंफ्यूज होकर यानहो ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसका भाई पेड़ के नीचे उन लोगों के पास खड़ा था और उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया था। यानहो ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। सैनहो ने नीचे देखते हुए कहा कि वो लेट हो गए हैं, बहुत लेट। वह सब पहले ही मर चुके थे। यानहो की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं जब उसके भाई ने सच बताया। सैनहो ने यानहो को पास से देखने को कहा। उनमें से एक लाश के सीने पर एक अजीब सा लाल निशान था जो एक फूल की शेप में जला हुआ था। सैनहो ने एक्सप्लेन किया कि ये एक मार्शल आर्ट टेक्निक का नतीजा है जिसे प्लकिंग फ्लावर पाम कहा जाता है। उसने यानहो को बताया कि ओरिजिनली इसे क्रिम्सन फ्लावर पाम के नाम से जाना जाता था। हालांकि वेस्टर्न प्रोविंस के इन डीमन ने इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल अनगिनत बुरे काम करने, औरतों को किडनैप करने और उन्हें वायलेट करने के लिए किया। इसी वजह से लोग इसे प्लकिंग फ्लावर पाम कहने लगे। इन डीमन के बारे में सुनकर यानहो शॉक हो गया। उसने घबराते हुए पूछा कि क्या इन डीमन सच में यहाँ है। सैनहो ने एक्सप्लेन किया कि इन डीमन गिजांग हाउसेस जैसी जगहों पर नहीं रहता, बल्कि वो उन औरतों को टारगेट करता है जो छिपे हुए पहाड़ी रास्तों से अकेले ट्रैवल कर रही होती हैं। उन्हें जो कॉप्सेस मिली थीं, उन पर प्लकिंग फ्लावर पाम का वार किया गया था, जो इस बात का सबूत था कि इन डीमन ने यहीं अटैक किया है। इसका मतलब ये था कि आसपास ही इसी वक्त कोई ना कोई औरत खतरे में है। बिना किसी हेजिटेशन के सैनहो ने यानहो को वहीं रुकने को कहा और खुद तेजी से वहां से उड़ता हुआ निकल गया। पीछे छूट जाने पर यानहो पैनिक करने लगा। वो डर के मारे चिल्लाया और पूछने लगा कि क्या उसका भाई सच में ये एक्सपेक्ट करता है कि वो लाशों से भरी इस जगह की रखवाली करेगा। वो उसके पीछे पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन उसका भाई तब तक जा चुका था। यानहो नर्वसली खड़ा था। अपनी मुट्ठला भींचकर वो खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा था। उसने इधर उधर देखा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और अकेले रह जाने की वजह से वो क्लियरली अनईजी था। पास खड़े घोड़े बेचैनी से हिल रहे थे और उनकी सांसें हवा में धुआं छोड़ रही थीं। उनसे कुछ ही दूरी पर वो दोनों बॉडी जमीन पर पड़ी थीं, एकदम स्थिर, और उनकी स्किन पर अजीब से काले निशान थे। ये देखकर यानहो का चेहरा डर के मारे ऐंठ गया। उसके होंठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बड़बड़ाया कि अब तो वो पक्का मरने वाला है। थोड़ी देर बाद ऊपर आसमान में काले बादल घिर आए और हवा एक भारी आवाज के साथ चलने लगी। यानहो तूफान में चिल्लाया। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया है। वो रोते हुए कहने लगा कि अगर ऐसा ही होना था तो उसे यहाँ लावारिस छोड़ने के बजाय साथ ही ले जाना चाहिए था। कुछ देर बाद हाथ बांधे खड़ा यानो परेशान लग रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वो जानता था कि उसका भाई इतना लेट नहीं होता जब तक कि कोई सीरियस गड़बड़ ना हुई हो। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए दूर से एक लो ग्राउलिंग साउंड सुनाई दी। खतरा पास आता महसूस कर उसकी बॉडी अकड़ गई। वो पसीने से लथपथ होकर घोड़े के पास नर्वसली खड़ा हो गया।
उसने मन ही मन सोचा कि उसे जल्दी एक्ट करना होगा, वरना वो किसी टाइगर का खाना बन जाएगा। अचानक बिजली कड़कने की तेज आवाज और एक चमक ने उसे चौंका दिया, जिससे वो डर के मारे चिल्ला पड़ा। और फिर जोर से बारिश शुरू हो गई, जिसकी बूंदें उसके आसपास के पत्तों पर जमा होने लगीं। वो वहां घोड़ों और पास में पड़ी लाशों के बीच खड़ा था। अपनी डायर सिचुएशन को रियलाइज करते हुए उसने तूफानी आसमान की तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली और एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से माना कि वो सच में ट्रबल में है। तूफान बढ़ता ही जा रहा था जब यॉन हो दर्द और डर में चिल्लाया। उसकी आवाज पहाड़ों में एको हुई, लेकिन बारिश के शोर ने उसे दबा दिया। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपना जबड़ा भींचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेस्परेटली क्या करे। ठंड और एग्जॉशन से उसका शरीर कांप रहा था। उसने घोड़े को पीछे से पुश करके मूव करने की कोशिश की। वो बेहोश लोगों और उनकी सप्लाईज का भार खींच रहा था, लेकिन ये हैंडल करना उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन था। हर कदम पे वो जोर लगा रहा था, सपोर्ट के लिए घोड़े को पकड़कर चढ़ाई पर जा रहा था। हांफते हुए उसने अपनी सिचुएशन को कोसा। वो लाशों को पीछे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जानवर उन्हें खा जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया, बारिश शुरू हो गई, जिससे टास्क और हार्ड हो गया। खुद को फोर्स करते हुए उसने घोड़े को तेज चलने के लिए कहा, ताकि जल्दी कोई सेफ प्लेस मिल जाए। लेकिन घोड़े ने रेजिस्ट किया, पैर पटकने लगा और सुनने से मना कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट होकर वो घोड़ों पर चिल्लाया कि वे ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। उसने फुल फोर्स से धक्का दिया। तूफान जारी था, पहाड़ी रास्ता स्लिपरी था और नीचे नदी शोर मचा रही थी। पानी जोर से पत्थरों से टकरा रहा था। अचानक फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और उसी वक्त घोड़े ने यॉन हो को लात मारी। वो हवा में उड़ता हुआ गया, जबकि बारिश और बिजली और तेज हो गई। वो डर से चिल्लाया और फिर जमीन पर जोर से गिरा। इम्पैक्ट से पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। आखिर में वो एक घनी झाड़ी में जा गिरा। हवा में पत्ते उड़ने लगे। जब सब शांत हुआ, वो जमीन पर लेटा हुआ दर्द से कराह रहा था। मूव करने के लिए वो बहुत थक चुका था। बारिश होती रही और पत्ते धीरे धीरे उसके आसपास गिर रहे थे। यॉन हो ने खुद को खींचकर पीछे एक गुफा में पहुंचाया। एग्जॉस्टेड और दर्द में उसने धीरे से अपनी किस्मत को कोसा। दीवार से टेक लगाकर उसने कंफ्यूजन में इधर उधर देखा, फिर रियलाइज किया कि ये एक केव है जो उसे शेल्टर दे रही है। रिलीफ से उसका चेहरा खिल उठा और वो खुशी से चिल्लाया। खुश था कि आखिरकार ऐसी जगह मिली जहां वो बारिश में नहीं भीगेगा। जल्द ही उसने देखा कि घोड़े भी केव में आ गए हैं। उसने इमीडिएटली घोड़े की रस्सी एक बड़े पत्थर से बांधी ताकि वो एस्केप न कर सकें। वो इन घोड़ों से फ्रस्ट्रेटेड था, पर जानता था कि उन्हें मार भी नहीं सकता। वैसे भी उसकी वीकेंड स्टेट में ये मुश्किल था। फ्रस्ट्रेशन में उसने बड़बड़ाया कि ट्रैवलिंग सच में कितनी हार्ड होती है। अब उसे समझ आया कि लोग क्यों कहते थे कि रास्ता रफ होगा। यॉन हो एग्जॉस्टेड था, पर उसने केव के एंट्रेंस पर एक साइन छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि उसका भाई उसे ढूंढ लेगा। अंधेरी केव में देखते हुए उसने खुद से कहा कि अब बस वो वेट ही कर सकता है। थक हार कर उसने डिसाइड किया कि अब वो ज्यादा नहीं सोचेगा। ठंडी जमीन पर कर्ल होकर उसने कहा कि वो बस सोएगा। लेटे हुए उसका ध्यान अपने भाई पर गया। उसने सोचा कि क्या वो सेफ है। हालांकि उसे चिंता थी, पर वो जानता था उसका भाई कैसा है, स्ट्रांग और रिलायबल। खुद को रीएश्योर करते हुए उसने फुसफुसाया कि उसका भाई डेफिनेटली वापस आएगा। लेकिन जैसे ही वो केव में घोड़ों के पास लेटा, रात हो गई, पर यॉन हो अभी भी सो रहा था। अगला दिन आया और घोड़े भाग गए, पर यॉन हो अभी भी सो रहा था। दूसरी बार रात हुई, लेकिन तब भी यॉन हो सोता रहा, इस बात से अनजान कि कितना वक्त बीत गया। जब यॉन हो लेटा हुआ गहरी सांसें ले रहा था, तभी अचानक एक हल्की नीली रोशनी उसकी बॉडी को घेरने लगी, जो उस अंधेरे में चमक रही थी। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई और उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, उसकी सांसें भारी होने लगी। देखते ही देखते उसकी बॉडी हवा में लिफ्ट हो गई, एकदम वेटलेस होकर उस अजीब सी नीली एनर्जी के सहारे तैरने लगी। वो ऊपर की तरफ बढ़ा और ऊपर, और फिर एकदम रॉकेट की रफ्तार से गुफा के अंदर आगे बढ़ा। गुफा से गुजरते हुए उसकी भारी सांसें गूंज रही थीं। वो नीली चमक अभी भी उसे घेरे हुए थी और उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वो एक भूत की तरह गुफा की दीवार के आर पार हो गया और गुफा की गहराइयों में जाकर यॉनहो पूरी तरह गायब हो गया। यॉनहो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कंफ्यूजन में इधर उधर देखा। ऊंची पत्थर की दीवारों के आसपास अजीब सी ग्रीन मिस्ट घूम रही थी। वो सोचने लगा कि वो आखिर है कहां। उसने नोटिस किया कि ऊपर की सीलिंग कुछ अलग लग रही है। उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी गुफा में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी गहराई में कैसे आ गया। उसे लगा शायद नींद में लुढ़कते हुए यहां तक पहुंच गया होगा।
तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी जो उसे डेस्टिन्ड वन कहकर बुला रही थी। वो बुरी तरह चौंक गया, डर के मारे चिल्लाया और पीछे की तरफ लड़खड़ाया। वो इतना डर गया था कि उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो घबराहट में चारों तरफ देख ही रहा था कि कौन बोल रहा है, तभी उसके सामने एक चमकती हुई ब्लू लाइट प्रकट हुई। उस आवाज ने उसका वेलकम किया और कहा कि वो अपनी डेस्टिनी की तलाश में यहां आया है। उस रोशनी ने खुद को रेडिएंट स्वॉर्ड लिमिटलेस वाइट का सक्सेसर बताया। योनहो, जो अभी भी कांप रहा था, सोचने लगा कि क्या ये चमकता हुआ गोला उससे बात कर रहा है। उस ग्लूइंग लाइट ने कंफर्म किया और बताया कि उसने अपना फिजिकल बॉडी त्याग दिया है और अब वो टाइम एंड स्पेस के परे जाकर अपनी विल उस तक पहुंचा रहा है। उस लाइट ने यानहो से कहा कि वो उसकी विल को स्वीकार करे और दुनिया में शांति लाए। लेकिन यानहो पैनिक हो गया, उसे पसीने छूटने लगे और वो कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाया कि ये भूत है। लाइट ने बड़े आराम से समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, वो दुनिया से परे जा चुका है और जो यहाँ बचा है वो सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति है। उसने आगे कहा कि उसने ये विल आने वाले उस खास इंसान के लिए छोड़ी है। उसने यानहो से कहा कि वो शक न करे बल्कि इसे एक्सेप्ट करे। यानो हिचकिचाया और बड़बड़ाते हुए बोला, रुको जरा। उसे लगा कि ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी लग रही है। उस चमकती रोशनी में वीरान गुफा को देखते हुए उसे रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल उन कहानियों जैसा है जहां हीरो को किसी पुराने जमाने के मास्टर की विल मिलती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने खुद से पूछा, क्या ये सचमुच कोई जादुई एनकाउंटर है? उसे जबरदस्त एक्साइटमेंट होने लगी। वो खुशी से हंसने लगा। उसे लगा कि शायद उसने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, इसलिए ऊपर वाला उस पर मेहरबान है। उसने सोचा कि अगर उसे इस पल कोई सुपर पावर मिल गई तो उसे अब अकेडमी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो नीला गोला फिर बोला। उसने यानहो से कहा कि वो उसकी तलवार को अपनाए और दुनिया में इंसाफ लाए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। यानहो चिल्लाया, अरे रुको तो, लेकिन वो गोला बोलता ही गया। उसने कहा कि वो अपना रेडिएंट स्वॉर्ड स्टाइल उसे सौंप देगा। उसने यानहो पर जोर डाला कि वो बिना आराम किए ट्रेनिंग करे और अपनी स्किल्स को तेज करे। यानहो ने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर उस गोले ने समझाया कि क्योंकि यानहो के अंदर उसी का खून दौड़ रहा है, उसका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। अगर तुम यहाँ 30 साल तक ट्रेनिंग करोगे तो तुम मेरी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा हासिल कर पाओगे। ये सुनते ही यानहो के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सदमे में बड़बड़ाया, क्या 30 साल? उस गोले ने अपनी बात दोहराई और जोर दिया कि 30 साल की ट्रेनिंग के बाद ही वो कामयाब होगा। लेकिन यानहो ने उसे रोक दिया और नर्वसली स्माइल करते हुए बोला कि उसे नहीं लगता कि वो ही डेस्टिन्ड वन है। उसने बड़े प्यार से कहा कि कृपया किसी और को ढूंढ लो। ये सुनकर वो ऑर्ब एकदम शांत हो गया, जैसे कि वो कंफ्यूज हो गया हो। फिर अचानक वो शॉक में चमकने लगा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। यानहो जोर से हंसा और बोला कि अगर एक फेटफुल एनकाउंटर के लिए 30 साल की ट्रेनिंग चाहिए तो उसे ये सब चाहिए ही नहीं। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक सीरियस टोन के साथ सफेद बालों वाले बेगर एल्डर ने उस यंग हिस्टोरियन को बताया कि ये मुलाकात अपने आप में बहुत स्पेशल थी। इस पल को एक मिरेकल कहा गया, एक ऐसा गिफ्ट जो सिर्फ यानहो के लिए बना था। उस दिन से सब कुछ बदल गया। ये उस घटना की शुरुआत थी जिसने यानहो को इनविंसिबल बना दिया। हाथ में तलवार और शरीर में बहती पावर के साथ उसने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू किया, एक ऐसा रास्ता जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। यानहो ने नर्वसली हंसते हुए कहा कि उसे नहीं लगता कि वो चोजन वन है। उसने फिर से कहा कि किसी और को ढूंढ लो। जवाब का इंतजार किए बिना वो तुरंत मुड़ा और ये कहते हुए भागने लगा कि वो अब चलता है। तभी उस आवाज ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा। उसने हैरान होकर पीछे देखा तो एक ग्लोइंग ओल्ड मैन उसके सामने प्रकट हुआ, जो ब्राइट एनर्जी से घिरा हुआ था। उसने कहा, वेट अ सेकेंड। उस हस्ती ने अपना परिचय लिमिटलेस वाइट के रूप में दिया और उसकी मौजूदगी से पूरी गुफा में पावर भर गई। उसे देखकर यानहो एक पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन फिर उसने माथे पर शिकन लाते हुए उस चमकती हुई आकृति पर इल्जाम लगाया कि वो एक स्कैमर है। उसने कहा कि वो बूढ़ा आदमी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होने का नाटक कर रहा है, लेकिन एक्सपोज होने के बाद उसकी असलियत सामने आ गई। इस आरोप से गुस्सा होकर उस बूढ़े आदमी ने वापस चिल्लाया और पूछा कि यानहो की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह नीची नजर से देखने की। बूढ़े आदमी ने सीरियसली कहा कि वो स्कैमर होने का नाटक नहीं कर रहा है, वो सच में एक विल है जिसने अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया है। यानहो ने उसे शक की नजर से देखा और उस बात को अपने मन में दोहराया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो। और फिर अचानक उसने उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर दिया
उसने पूरी ताकत से पंच मारा। उसका वार सीधा बूढ़े के चेहरे पर लगा, लेकिन उसका हाथ उस बूढ़े के शरीर के आर पार हो गया। यानहो का पूरा शरीर उसके बीच से निकल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर बूढ़े आदमी ने बड़े आराम से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? डरा हुआ यानहो चीखा और पूछा कि क्या तुम कोई घोस्ट हो? बूढ़े ने मना किया और जोर देकर कहा कि वो भूत नहीं है, बल्कि एक हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक से जन्मी हुई विल है, जिसे सिर्फ वो मास्टर्स हासिल कर सकते हैं जो एक्सट्रीम रेल्म तक पहुंच चुके हों। ये सुनकर अभी भी कांपते हुए यानहो ने उससे भीख मांगी कि बस मान लो कि तुम एक गॉस्ट हो। इस पर भड़ककर बूढ़े ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, नो! और गुस्से में वो और भी तेज चमकने लगा। बेगर एल्डर और वो यंग हिस्टोरियन तारों भरी रात में एक छोटे से कैंप फायर के पास बैठे थे। एल्डर उसे समझा रहे थे कि कैसे यानहो का सफर उसे उसके मास्टर तक पहुंचा। आग की लपटें टिमटिमा रही थीं और वो यंग हिस्टोरियन बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही थी। उसने अभी सुने हुए शब्द को दोहराया, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ विल, और पूछा कि क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है। बेगर एल्डर ने सिर हिलाया और कहा कि ये एक सीक्रेट टेक्निक थी जिसे केवल वो मार्शल आर्टिस्ट कर सकते थे जो मार्शल आर्ट के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हों। ये सुनकर यंग हिस्टोरियन ने आगे झुकते हुए पूछा कि ऐसा मार्शल आर्टिस्ट भला कौन हो सकता है जिसके पास इतनी पावर हो। बेगर एल्डर के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उन्होंने खुलासा किया कि ये वही है। क्या तुम स्वॉर्ड एम्परर को जानती हो? यंग हिस्टोरियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जाहिर है वो ये नाम जानती थी। स्वॉर्ड एम्परर को अब तक का सबसे महान योद्धा माना जाता था। मायरिएट स्वॉर्ड बैक क्लैन से जन्मा हुआ एक लेजेंडरी फिगर। उसका नाम मार्शल वर्ल्ड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। बेगर एल्डर ने शांत लेकिन तीखे लफ्जों में एक जानकार टोन में बताया कि वो लेजेंडरी फिगर कोई और नहीं बल्कि बैक मोहान था, जिसे रेडिएंट सोर्ड के नाम से भी जाना जाता था, जो रेडिएंट सुप्रीम मार्शल आर्ट का मास्टर था। यंग हिस्टोरियन हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। उसने डिसबिलीफ में पूछा, क्या बेक मोहान वो नहीं थे जो 300 साल पहले जिंदा थे? बेगर एल्डर ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कंफर्म किया कि बेक मोहान वाकई प्राचीन समय के एक महान योद्धा थे, लेकिन इसके बावजूद ये सच था कि वो यानहो से मिले थे। यंग हिस्टोरियन को ये मानना मुश्किल हो रहा था कि ऐसी मीटिंग पॉसिबल कैसे है। लॉजिकली सोचते हुए उसने अंदाजा लगाया कि जरूर यानहो ने ही उनके सामने डिसाइपल बनने के लिए गिड़गिड़ाया होगा। लेकिन ये सुनकर बेगर एल्डर आग की रोशनी में खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी आंखों में एक चमक थी जब उन्होंने कहा, वी यानहो ऐसा कभी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। कहानी में लौटते हुए हल्की नीली रोशनी के नीचे स्वॉर्ड एम्परर बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि पिछले 300 सालों में उनकी लेगेसी को संभालने कोई नहीं आया, तो उन्हें लगा कि अब उनके पास एक डिसाइपल ढूंढने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ऊंची और अर्जेंट आवाज में उन्होंने अपने सामने खड़े यानहो से डिमांड की कि वो उनका डिसाइपल बन जाए, लेकिन यानहो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुड़ा और वहां से जाने लगा, ये बड़बड़ाते हुए कि वो इतने प्रेशर में कुछ नहीं सीख सकता। उसने कहा कि वो बैक क्लैन का हिस्सा भी नहीं है और एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाता, गुफा में स्वॉर्ड एम्परर की गुस्से भरी आवाज गूंजी। उन्होंने कसम खाई कि वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उन्होंने अपना चमकता हुआ हाथ उठाया और एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज छोड़ा जो यानहो के सामने वाली गुफा की दीवार से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा हिल गई और ठोस पत्थर की एक दीवार ऊपर से गिरी जिसने एंट्रेंस को पूरी तरह बंद कर दिया। यानहो ने शॉक में ऊपर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? ऊपर से स्वॉर्ड एम्परर की हंसी गूंजी। उन्होंने यानहो का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे सामने जो पत्थर का गेट है वो 3 मीटर से भी ज्यादा मोटा है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ इसे तोड़ना या उठाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक प्राउड स्मग के साथ स्वॉर्ड एम्परर ने कहा, अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट सीख लो तो इस पत्थर के गेट को काटना कागज काटने जितना आसान होगा। लेकिन यानहो ने बस एक आह भरी और कहा, क्या कर सकते हैं। बावजूद इसके कि स्वॉर्ड एम्परर की आत्मा ने उसे वॉर्न किया था कि उसकी करंट एबिलिटी काफी नहीं है, फिर भी उसने एक्ट करने का फैसला किया। उसने दीवार पर जोर से वार किया जिससे गुफा में एक तेज आवाज गूंजी। स्वॉर्ड एम्परर की आत्मा उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। उन्होंने सोचा, ये कर क्या रहा है? या उन्होंने जवाब दिया, मैं गुफा खोद रहा हूं। भले ही पत्थर सख्त है, लेकिन अगर मैं इसे किसी मेटल से घिसता रहूं तो कभी ना कभी तो ये घिसेगा ही। अगर मैं 1-2 साल लगा रहूं तो मैं इसे तोड़ के बाहर निकल ही जाऊंगा। स्वॉर्ड एम्परर ये सुनकर शॉक्ड रह गए कि वो सच में इतना लंबा समय लगाने को तैयार है। यानहो को ये बात मजेदार लगी। उसने ताना मारा कि ये वो इंसान कह रहा है जिसने उसे 30 साल ट्रेन करने को कहा है। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बड़बड़ाते हुए कि वो उस जिद्दी डिसाइपल को मार भी नहीं सकते।
उन्होंने उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश की, अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट सीखते हो तो तुम डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। मैं तुम्हें 20 साल के अंदर यहां से बाहर निकाल सकता हूं। ये सुनकर यानहो ने अपनी आईब्रो उठाई और डिसबिलीफ में पूछा, क्या 20 साल? वो पीछे लेटा और आह भरते हुए बोला, 20 साल बहुत है। अगर सिर्फ 3 साल होते तो शायद मैं इसके बारे में सोचता। स्वॉर्ड एम्परर पूरी तरह शॉक्ड और गुस्से में थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये लड़का कह रहा है कि वो उनकी मार्शल आर्ट्स को सिर्फ 3 साल में मास्टर कर लेगा? महान जैंग सैंग फोंग भी अगर जिंदा होते तो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन यानहो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस कंधे उचकाए और कहा, अगर ऐसी बात है तो हम साथ काम नहीं कर सकते। स्वॉर्ड एम्परर का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से टेढ़ा हो गया। उनकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उनके चारों तरफ एनर्जी कड़कड़ा रही थी। अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए अचानक वो जोर से चिल्लाए, 5 साल काफी होंगे। उन्होंने वादा किया कि 5 साल में वो यानहो को हेवन के नीचे सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बना देंगे। ये सुनकर यानहो रुका और गहराई से सोचने लगा। 5 साल, दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्ट, उसने बड़बड़ाया। उसने स्वॉर्ड एम्परर को फिर से देखा। उस स्पिरिट की मौजूदगी इतनी रियल और सजीव थी कि वो सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कभी नहीं सुना था कि मरने के बाद किसी की विल इतनी मजबूत और विविड रह सकती है। शायद जो ये आत्मा कह रही है उसमें से आधा सच भी हो सकता है। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में बैठी, उसे शक होने लगा कि शायद ये स्पिरिट सच में एक समय दुनिया की सबसे बड़ी मास्टर रही होगी। यानहो ने डिसाइड किया कि वो इस मौके का फायदा उठाएगा और खुद भी एक सच्चा मास्टर बनेगा। उसके लिए 5 साल एक फेयर डील थी। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार। रिजॉल्व से भरकर उसने ऐलान किया कि वो ये बिना किसी हिचकिचाहट के करेगा। बेगर एल्डर ने यंग हिस्टोरियन को बताया कि उस वक्त यानहो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा वो शख्स असल में स्वॉर्ड एम्परर है। हालांकि बेगर एल्डर ने उसे बताया कि स्वॉर्ड एम्परर की हालत काफी पिटीफुल थी। मरने के बाद भी उन्हें यानहो जैसा ट्रबलसम स्टूडेंट मिला। जब यानहो वहां मजे से खराटे कर रहा था तो स्वॉर्ड एम्परर फ्यूरियस हो गए और उसे उठाने के लिए जोर से चिल्लाए। यानहो जो आधी नींद में था और जिसके मुंह से लार टपक रही थी, उसने कंफ्यूजन में आंखें खोली, ये सोचते हुए कि आखिर उस पर चिल्लाया क्यों जा रहा है। जब स्वॉर्ड एम्परर ने उसे स्कोल्ड करना जारी रखा तो यानहो ने कंप्लेन किया कि वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। उसने स्पिरिट को याद दिलाया कि वो उनकी तरह नहीं है, वो ह्यूमन है और उसे रेस्ट की जरूरत है। ओल्ड मास्टर जो पहले ही मर चुके थे और इन सब जरूरतों से परे थे, वो बस फ्रस्ट्रेशन में जल भुन कर रह गए। हेवेंस को कोसते हुए बैक्म्यूहान ने अपने दांत पीसे। आखिर में उन्होंने एक गहरी सांस ली और हार मान ली। माफी मांगते हुए यानहो को फाइनली ट्रेनिंग शुरू करने के लिए फोर्स किया। स्वॉर्ड एम्परर रिग्रेट से भर गए थे क्योंकि जिस डिसाइपल को उन्होंने अपने आखिरी सालों में एक्सेप्ट किया था, वो हद से ज्यादा लेजी निकला। हर सुबह जब ट्रेनिंग शुरू होती, वी यानहो जोर से जम्हाई लेता और कंप्लेन करता कि उठते ही शुरू होना पड़ता है। उसके लिए इतनी जल्दी ट्रेनिंग करना अनफेयर और एग्जॉस्टेड करने वाला था। दिन भर यानहो सोता कहता, यहां तक कि जब उसे फोर्स करके ट्रेनिंग कराई जाती, वो बस एक बार करता और रुक जाता, ये कहते हुए कि बस काफी है। ये देखकर स्वॉर्ड एम्परर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, ये सोचते हुए कि इस रेट पर तो 5 साल नहीं 50 साल लगेंगे और तब भी यानहो कुछ नहीं सीख पाएगा। यानहो ने फिर पूछा कि क्या ट्रेनिंग का कोई ईजियर तरीका नहीं है जिससे ओल्ड मास्टर का टेम्पर और खराब हो गया। जब स्वॉर्ड एम्परर उसे घूर रहे थे, यानहो ने धीरे से कहा कि शायद अगर स्वॉर्ड एम्परर बात नहीं कर पाते तो वो इतने अनोइंग नहीं होते। वो बड़बड़ाए कि इसीलिए लोगों को शुरू से ही कोई केपेबल मास्टर ढूंढना चाहिए। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर का गुस्सा उबलने लगा। यानहो के हर शब्द से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। अगर उनके पास अभी भी फिजिकल बॉडी होती तो वो शेयर एंगर से वहीं कोलैप्स हो जाते। स्वॉर्ड एम्परर ने गहरी सांस ली, खुद से सवाल करते हुए कि उन्होंने क्या ग्लोरी पास करने की उम्मीद की थी। क्या वो मरने के बाद इसीलिए रुके थे ताकि इस लेजी डिजास्टर डिसाइपल को देख सकें? उन्होंने बड़बड़ाया कि अगर उनके पास बॉडी होती तो वो मार मार के लड़के को सेंस सिखा देते। इस बीच यानहो बस जमीन पर लोटपोट हो रहा था, हंसते हुए, पूरी तरह केयरफ्री। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा और कैजुअली पूछा, वैसे मास्टर, आपने वो चीज उस वक्त कैसे की थी? स्वॉर्ड एम्परर ने कंफ्यूज होकर अपनी पलकें झपकाई और पूछा कि यानहो अब किस बारे में बात कर रहा है। यानहो ने स्वॉर्ड एम्परर को याद दिलाया कि उन्होंने एक बार एक बड़ा सा स्टोन डोर गिराया था। उसने पूछा कि क्या स्वॉर्ड एम्परर वही पावर यूज करके उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं और उसे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। स्वॉर्ड एम्परर ने जवाब दिया कि स्टोन डोर वाला इंसिडेंट स्ट्रेंथ की वजह से नहीं था,
बल्कि उन्होंने एक मैकेनिज्म ट्रिगर किया था जो उन्होंने पहले तैयार किया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका फिजिकल बॉडी होने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ग्रास्पिंग टेक्निक का यूज करके की से एक स्ट्रिंग खींची थी। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उनका एक्सप्रेशन बदल गया। अचानक उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगे, शॉक में चिल्लाते हुए कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने ये पहले रियलाइज क्यों नहीं किया। यान हो कंफ्यूजन में घूरता रहा जब वो ओल्ड स्पिरिट पागलों की तरह हंस रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। लड़के ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ है और क्या वो अपना माइंड लूज कर चुके हैं। अभी भी बड़बड़ाते हुए स्वॉर्ड एम्परर लुमाना कि वो इस बिलीफ में फंसे हुए थे कि उनके पास बॉडी नहीं है। शायद 300 सालों से अपनी विल मेंटेन करने से उनका दिमाग इनकम्प्लीट हो गया था। लेकिन अब इस लड़के की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ था। यान हो नर्वसली देख रहा था, सोच रहा था कि आखिर वो बूढ़ा आदमी खुद से बात क्यों कर रहा है। लेकिन अचानक लाइटनिंग स्पीड से कोई चीज उसके सर के पास से गुजरी। शॉक्ड हो गए, यान हो धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी उसने देखा कि एक बेसबॉल के साइज का पत्थर उसके ठीक पीछे दीवार में धंसा हुआ था, जो उसके सर से बस थोड़ा सा ही मिस हुआ था। वो पत्थर हल्का हल्का ग्लो कर रहा था क्योंकि उसमें ची एनर्जी भरी हुई थी। शॉक्ड होकर यान हो पीछे हटा। उसे रियलाइज हो गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अचानक स्वॉर्ड एम्परर जोर जोर से हंसने लगा। उसने यान हो को थैंक यू बोला और कहा कि उसे अभी एक इंपॉर्टेंट बात रियलाइज हुई है। भले ही अब उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से अभी भी पत्थर को मूव कर सकता है। यान हो पूरी तरह टेरिफाइड था जब उसने देखा कि उसके मास्टर का ऑरा भड़क रहा है। स्वॉर्ड एम्परर ने एक ग्रिन के साथ कहा कि अगर वो एक पत्थर को मूव कर सकता है तो वो उससे कई ज्यादा चीजें मूव कर सकता है। पागलों की तरह हंसते हुए उसने अपने आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देख यान हो पैनिक हो गया और चिल्लाया कि मास्टर रुक जाइए। वो डेस्परेटली उन्हें आवाज लगा रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वॉर्ड एम्परर ने अपनी पावर अनलीश कर दी और एक वायलेंट ब्लास्ट हुआ। जैसे ही वो सारे पत्थर नीचे गिरने लगे, यान हो ने खुद को कवर किया और इम्पैक्ट के लिए ब्रेस किया, जबकि एनर्जी हवा को चीरते हुए निकल रही थी। एक जोरदार क्रैश की आवाज आई और अब यान हो गुफा के अंदर ट्रैप हो चुका था। उस केओस के बीच उस तूफानी रात में यान हो की चीख गूंज उठी। उस दिन के बाद से बैकमोहान और यान हो की ट्रेनिंग दिन रात बिना किसी रेस्ट के चलती रही। दिन के वक्त यान हो बिना एक पल के लिए रुके स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करता था। उसका चेहरा पसीने और एग्जॉशन से भरा होता था, फिर भी वो बार बार अपनी ब्लेड स्विंग करता रहा। इंप्रूव करने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड था। जैसे ही सूरज ढलता, वो अपने मास्टर बैकमोहान के साथ स्वॉर्ड टेक्निक्स एक्सचेंज करता था। हर शाम वो लोग फॉर्म्स, करेक्शंस और हर मूव के पीछे के गहरे मतलब पर डिस्कस करते थे। यहां तक कि नींद में भी यान हो की ट्रेनिंग जारी रहती थी। बैकमोहान की टीचिंग से गाइड होकर उसका दिमाग ड्रीम ट्रेनिंग डिवाइन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था, एक ऐसी टेक्निक जो पूरी दुनिया में अनमैच्ड मानी जाती है। अपने सपनों में वो खुद को एंडलेसली फाइट करते हुए देखता, हर स्ट्राइक और स्टांस को रिपीट करते हुए। अपने मास्टर की निगरानी में यान हो ने अपनी लिमिट्स को पुश किया। बैकमोहान की आवाज उसके दिमाग में गूंजती थी, जो उसे तलवार के साथ एक होने के लिए अर्ज करती थी, जब तक कि बॉडी और ब्लेड एक साथ मूव न करें। स्वॉर्ड एम्परर ने ग्रेट स्पीड के साथ पत्थर फेंके, जो हवा में बिखर गए, लेकिन यान हो ने डीपली फोकस किया, अपनी तलवार को स्टेडी रखते हुए। उसकी पूरी बॉडी ब्लेड के साथ हार्मनी में मूव कर रही थी। उसने सारे पत्थरों को ऐसे ब्लॉक किया मानो उसकी जान ही तलवार में बस गई हो। हर स्विंग एकदम प्रिसाइज और पर्पस से भरा हुआ था, जो पत्थर को भी हवा की तरह आसानी से काट रहा था। वो बिना रोके ट्रेन करता रहा और उसका मास्टर उसे प्राउडली देख रहा था। उसकी ट्रेनिंग में रेस्ट या लेजीनेस का एक भी मोमेंट नहीं था। हर दिन विल पावर और फोकस का एक इम्तिहान था। वक्त बहुत तेजी से बीता, दिन सालों में बदल गए और उसे पता भी नहीं चला कि कब 5 लंबे साल पलक झपकते ही गुजर गए। हर पल पूरी डेडिकेशन के साथ बिताया गया था, ना कोई रेस्ट, ना कोई पॉज, बस तलवार का रास्ता। एक दिन जब यान हो उस पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा था जिसने उसे इतने सालों से कैद कर रखा था, उसने धीरे से अपना हाथ उस पर रखा। वो भारी दरवाजा ऊपर उठने लगा और सालों बाद पहली बार उस अंधेरी गुफा में रोशनी आई। वो आगे बढ़ा, अपनी स्किन पर बाहरी दुनिया की गर्माहट और अपने लंग्स में ताज़ी हवा महसूस की। उसकी आंखों में एक शांत लेकिन जबरदस्त डिटर्मिनेशन थी। वो शख्स जिसने अकेलेपन में अंतहीन ट्रेनिंग की थी, अब वापस आ गया था, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने खुद से कहा कि अब वो रेडी है। लेकिन कहानी एक दिन पहले कुछ और थी।
यानहो जमीन पर लेटा हुआ गहरी नींद में था। उसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड और पीसफुल लग रहा था। लेकिन तभी स्वॉर्ड एम्परर की आवाज ने उसे पुकारा। नींद में ही वो बड़बड़ाया, बस 5 मिनट और सोने दो। जब स्वॉर्ड एम्परर ने दोबारा बुलाया तो वो कराहते हुए धीरे से उठ बैठा। अपनी आंखें मलते हुए आधी नींद में ही उसने कहा कि उसे बस थोड़ा और टाइम चाहिए और पूछा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन जैसे ही उसने स्वॉर्ड एम्परर की तरफ देखा, उसकी आंखों में कंफ्यूजन छा गया। स्वॉर्ड एम्परर एक हल्की नीली ऑरा से घिरे हुए थे। उन्होंने एक शांत लेकिन दमदार आवाज में उसे पास आने को कहा। यानहो चौंक गया, थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्वॉर्ड एम्परर के सामने बैठ गया और स्वॉर्ड एम्परर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने यानहो को बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स को डिवोट कर दी थी और उनकी इकलौती विश हमेशा से मार्शल आर्ट्स के अल्टीमेट पीक तक पहुंचना था। उन्होंने माना कि मार्शल आर्ट्स के पीछे भागते भागते उन्होंने जिंदगी की बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया। वक्त के साथ वो एक अकेले और करवाहट से भरे बूढ़े आदमी बन गए, यहां तक कि अपने खुद के क्लैन से भी रिश्ता खो दिया। यानहो उन्हें देख रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो बूढ़ा आदमी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, अपने यूजुअल सेल्फ से बिल्कुल अलग। स्वॉर्ड एम्परर अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये नेचुरल ही था कि उनके क्लैन से कोई उन्हें ढूंढने नहीं आया। आखिर मार्शल आर्ट्स मास्टर करने के ऑब्सेशन में उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़ जो दिया था। उन्हें लगता था कि अगर वो अपने सफर के अंत तक पहुंच गए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उनका कांपता हुआ हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, वहां सिर्फ अंधेरा छा गया। उस पल में उन्हें फाइनली समझ में आया कि वो अब तक गलत थे। स्वॉर्ड एम्परर ने बहुत शांत और जेंटल टोन में कहा कि मार्शल आर्ट्स भी इंसान होने का ही एक हिस्सा है और अगर रास्ते में अपनी ह्यूमैनिटी ही खो दी तो तलवार मास्टर करने का कोई पॉइंट नहीं है। मुस्कुराते हुए उन्होंने यानहो को याद दिलाया कि ये सबक उसी ने उन्हें सिखाया है। स्वॉर्ड एम्परर ने खुलासा किया कि यानहो उनका सबसे पहला स्टूडेंट है। उन्होंने माना कि ट्रेनिंग के दौरान वो अक्सर अपना आपा खो देते थे और फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और उन्होंने अपने स्टूडेंट को धीरे धीरे इंप्रूव होते देखा, उनका दिल खुशी से भर गया। उन पलों के जरिए उन्होंने फाइनली सीखा कि सच्चे स्नेह का क्या मतलब होता है। अपने मास्टर की बातें सुनकर यानहो ने कंफ्यूजन के साथ उनकी तरफ देखा और पूछा कि वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे ये उनकी आखिरी बातचीत हो। स्वॉर्ड एम्परर ने अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से कहा कि उनका वक्त अब आ गया है। यानहो सदमे में चिल्लाया, वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने जिद की कि मास्टर साफ साफ बताएं कि टाइम आ गया है का मतलब क्या है। उसकी आवाज में कंफ्यूजन और डर भरा हुआ था। उसने मास्टर को याद दिलाया कि उन्होंने 30 साल की ट्रेनिंग का वादा किया था, अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन और दुख के साथ वो रो पड़ा और कहा कि मास्टर पर अभी भी उसके 25 साल उधार हैं। स्वॉर्ड एम्परर ने शांत होकर माना कि उन्होंने ऐसा कहा था, फिर समझाया कि जो इंटरनल एनर्जी उन्होंने यानहो को दी थी वो एक कोर बन गई थी जिससे वो बिना खाने के जिंदा रह सका, लेकिन उस एनर्जी को मेंटेन करने का उन पर बहुत भारी असर पड़ा। ये उतना एफर्टलेस नहीं था जितना दिखता था। एक थकी हुई मुस्कान के साथ स्वॉर्ड एम्परर ने कबूल किया कि उनकी ताकत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब उनके अलग होने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही यानो का दिल कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा कि मास्टर ने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया। अगर उसे पता होता तो वो बाहर जाके ठीक से खाना खा लेता और वापस आकर अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग कंटिन्यू करता। स्वॉर्ड एम्परर ने एक सॉफ्ट और नोइंग स्माइल के साथ अपने डिसाइपल की तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि क्या यानो सच में मानता है कि वो जाने के बाद वापस आता। यानो के चेहरे पर पसीना आ गया जब उसे सच रियलाइज हुआ। आंखों में उदासी होने के बावजूद स्वॉर्ड एम्परर फिर बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वक्त उसके साथ बिताया वो उसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कन्फेस किया कि वो अपने स्टूडेंट को दुनिया एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा और देखना चाहते थे, पर उनके लिए इतना ही काफ़ी था। उन्होंने शांत एक्सप्रेशन के साथ यानो को देखा। अपनी धुंधली होती विजन में वो यानो को गर्व से खड़े हुए और पूरी दुनिया में स्ट्रेंथ और स्पिरिट के साथ ट्रैवल करते हुए देख सकते थे। एक शांत आवाज़ में उन्होंने यानो को एडवाइस किया कि वो दुनिया को देखे और उसे अपने दिल में बसा ले। अगर वो ऐसा करेगा तो बाकी सब कुछ नेचुरली अपने आप सही हो जाएगा। उन्होंने यानो से कहा कि दुनिया को देखने से पहले हमेशा लोगों को देखना और दया को कभी मत भूलना। उन्होंने एडमिट किया कि अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत आगे देख लिया था, लेकिन अपने पैरों के नीचे वाले रास्ते पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने स्टूडेंट को वार्न किया कि वो वही गलती रिपीट ना करे। जैसे जैसे उनकी बॉडी फेड होने लगी, स्वॉर्ड एम्परर ने कहा कि भले ही वो कभी दोबारा ना मिले, भले ही कोई उनकी एग्जिस्टेंस को याद ना रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि उन्होंने अपने डिसाइपल का फ्यूचर अपने सामने चमकते हुए देख लिया है। यानहो कांपता हुआ खड़ा था, आंखों में आंसू लिए उसने अपने मास्टर की फेडिंग फिगर की तरफ हाथ बढ़ाया। स्वॉर्ड एम्परर की आवाज़ सॉफ्टली गूंजी, ये कहते हुए कि बस हाथ की एक मूवमेंट या तलवार के एक स्विंग के साथ उनकी स्पिरिट उसके अंदर जिंदा रहेगी। यानहो का सीना भारी हो गया, हर शब्द में फेयरवेल का वजन था। स्वॉर्ड एम्परर ने हल्की सी स्माइल दी और अश्योर किया कि अगर वो एक्सेप्शनल या ग्रेट नहीं भी बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी लाइफ पूरी तरह जिए। डेस्परेट होकर यानहो चिल्लाया और वक्त मांगने लगा। वो रेडी नहीं था, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, बहुत कुछ कहना बाकी था। उसकी आवाज़ टूट गई जब उसने बस एक और दिन की भीख मांगी। लेकिन फेड होते मास्टर ने बस एक आखिरी मैसेज छोड़ा, एक विस्पर जो हवा में रह गई, खुश रहना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे ही मास्टर की एनर्जी के आखिरी निशान लाइट में डिसॉल्व हुए, यानहो खामोशी में खड़ा रहा। हालांकि दुख का भजन भारी था, उस अंधेरी गुफा में वो अपने मास्टर की इच्छा को साथ लिए हुए था। वो दुनिया में कदम रख रहा था, अब एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि उस शख्स की तरह जो अपने मास्टर की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। पैरों के आसपास मिस्ट घूम रही थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने धीरे से विस्पर किया और मास्टर को पुकारा। इमोशंस हावी होने की वजह से आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मुट्ठी भींच ली और रोते हुए कहा कि मास्टर कम से कम कुछ दिन पहले तो बता सकते थे। वापस प्रेजेंट मोमेंट में यानहो जो अपने मास्टर के लिए रो रहा था, उसने एक शेकी स्माइल के साथ अपने कपड़ों की तरफ नीचे देखा। उसे रियलाइज हुआ कि मास्टर ने पहले कुछ क्यों नहीं कहा था। उस पुराने फटे पुराने रोप को पकड़कर वो कड़वाहट भरी हंसी हंसा, सोचते हुए कि मास्टर को ये सब लिखने का टाइम कब मिला। उदासी और प्यार के मिक्स भाव के साथ वो बड़बड़ाए कि उस बुढ़े ने अगर जाना ही था तो ढंग से जाते। रोप को उठाते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, पूछते हुए कि इसका मतलब क्या है। उसकी आवाज़ गुफा में गूंजी जब वो गम में चिल्लाया। स्वॉर्ड एम्परर बैक मुहान के गायब होने से पहले उन्होंने यानहो के पहने हुए कपड़ों पर एक मैसेज लिख दिया, एक आखिरी फेयरवेल जो सबकी नज़रों के सामने ही छुपा था। मैसेज ने सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। उसमें लिखा था कि 5 साल की एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग के दौरान यानहो ने जो मार्शल आर्ट्स सीखी थी वो अभी भी इनकम्प्लीट थी। बैक मुहान को पता था कि उसके गायब होने के बाद यानहो शायद ट्रेनिंग रोक देगा, इसलिए उसने यानहो की बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म डाल दिया था। ये मैकेनिज्म उस कोर के चारों ओर बना था जिसे यानहो ने निगल लिया था, ताकि उसकी मार्शल आर्ट्स अपने आप ग्रो होती रहे। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, पर यह इतना सिंपल नहीं था। अगर यानहो का एक्सपीरियंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग कोर की ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर पाई तो ये इम्बैलेंस उसे अंदर से खत्म कर देगा। वर्स्ट केस सिनारियो में उसकी एनर्जी ड्रेन होने से उसकी मौत भी हो सकती थी। शॉर्ट में कहें तो अगर उसने कभी भी आलस किया तो वो मर जाएगा। ये रियलाइज करते ही यानहो ने अपने दांत भींचे और अपने मास्टर को कोसने लगा कि उन्होंने उसके साथ कैसी ट्रिक खेली है। मैसेज में यह भी लिखा था कि यानहो को पूरी दुनिया ट्रैवल करनी होगी। सिर्फ दुनिया देखने और खुद चीजें एक्सपीरियंस करने से ही उसकी असली ग्रोथ होगी। लाइफ को विटनेस करके और उसका मीनिंग समझकर ही उसे नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फाइनली मैसेज में लिखा था कि उसे किसी छोटी जगह या नैरो माइंडसेट में कैद नहीं रहना है, उसे बिगर पिक्चर देखनी होगी और कुछ बड़ा बनना होगा। मैसेज को हाथ में पकड़े हुए यानहो धीरे से बड़बड़ाया और अपने मास्टर को ट्रबलसम मैन कहा। फिर भी उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड और डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। इसके बाद मैसेज ने यानहो का अगला टास्क रिवील किया। उसके मास्टर ने उसके लिए इंस्ट्रक्शंस छोड़े थे। यानहो को सबसे पहले रूलिन नाम के रीजन में जाना था। वहां उसे ग्रैंड स्कॉलर को ढूंढना था और कुछ समय उनके साथ बिताना था। मैसेज के मुताबिक ये जर्नी यानहो को नई चीजें एक्सपीरियंस करने और दुनिया को बेहतर समझने में हेल्प करेगी। यानहो मैसेज को घूरता रहा। कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो खुद से बड़बड़ाने लगा कि आखिर उसके मास्टर का इन सब से क्या मतलब है। इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस कर पाता, मैसेज आगे बढ़ा। रूलिन के बाद उसे और भी कई जगहों पर ट्रैवल करना था। आगे की लंबी जर्नी को रियलाइज करके यानहो जोर से करहाग उठा। उसने चिढ़कर अपने मास्टर को कर्ज किया और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर उसे और कितनी जगहों पर विजिट करना है। उसने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि उसने तो बस घर वापस जाने का प्लान बनाया था। आसमान की तरफ देखते हुए उसने चुपचाप अपने पेरेंट्स से कहा कि वो चिंता न करें, वो सब कुछ फिनिश करके सेफली वापस आएगा। हालांकि वो थक चुका था, यानहो ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था कि ये आखिरी बार है जब वो इस रास्ते पर आया है। अपने मास्टर की रेस्टिंग प्लेस की तरफ गहरा बो करते हुए वो धीरे से बोला
कि मास्टर ने उसे आखिर तक सच में बहुत परेशान किया। फाइनली यानहो रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, अभी भी फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाते हुए। उसने आसपास देखा और सांस छोड़ते हुए सोचा कि रोलिन आखिर है कहाँ। और इस तरह बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के लेकिन भारी मन के साथ यानहो की नई जर्नी शुरू हुई। जैसे ही वो वहां से निकला, शांत पहाड़ नीले आसमान के नीचे खामोश खड़े थे और पत्थरों से बनी वो छोटी गुफा घास के बीच चुपचाप थी। लेकिन तभी अचानक उस अंधेरी गुफा से एक हल्की नीली रोशनी फ्लिकर करने लगी। धीरे धीरे स्वॉर्ड एम्पायर की शेप दिखाई देने लगी, जो एनर्जी से ग्लो कर रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, एक वाइल्ड और जोरदार हंसी जो लाइफ और मैडनेस से भरी थी। स्वॉर्ड एम्पायर ने यानहो का मजाक उड़ाया, उसे फूलिश कहा। वो चिल्लाया कि कोई भी दुनिया से कटकर बंद कमरे में नहीं जी सकता। अगर उसने बाहर की लाइफ के बारे में नहीं सीखा तो वो एक ममी की तरह सूख जाएगा। उसके लिए मार्शल आर्ट्स का कोई मतलब नहीं था अगर उसे आइसोलेशन में प्रैक्टिस किया जाए। जोर से हंसते हुए उसने डिक्लेयर किया कि वो यानहो को एक धूल भरे कमरे में वेस्ट नहीं होने देगा। जैसे ही उसकी हंसी थोड़ी सॉफ्ट हुई, उसने उन खुले मैदानों की तरफ देखा जहां यानहो जा रहा था। उसने बड़े प्यार से कहा, दुनिया एक जगह ट्रैप रहने के लिए बहुत बड़ी है। उसका एक्सप्रेशन और भी सॉफ्ट हो गया। उसने माना कि यानहो की मार्शल आर्ट्स को फेड होने देना एक वेस्ट होगा। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने लड़के को ब्रैड कहा, लेकिन उसकी टोन में प्यार था। मुड़ते हुए उसका ग्लोइंग फिगर रोशनी में डिसॉल्व होने लगा। उसने यानहो को थैंक यू कहा और बोला कि उसकी वजह से वो सच में खुश था। जैसे ही उसकी फॉर्म एक ठंडी हवा के झोंके में गायब हुई, उसके आखिरी शब्द हवा में तैरने लगे। हमेशा खुश रहना, यानहो। जंगल में खड़े यानहो ने अपने चेहरे पर उस सॉफ्ट हवा को महसूस किया। उसमें एक हल्की खुशबू थी, जंगली फूलों की महक। उसने ऊपर देखा, कंफ्यूज्ड लेकिन काम, ये रियलाइज करते हुए कि उसके मास्टर की आखिरी विश अब उसके हवाले है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाइप बटन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।